चलिए शुरू किया जाए। अब हम लोग शुरू करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं और गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण आयोग पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण क्या पढ़ेंगे? आयोग। तो महत्वपूर्ण आयोग पढ़ने से पहले आप देखेंगे कुछ चीज़ों को, कुछ शब्द समझेंगे, क्योंकि बिना इन्हें समझे आप आगे की चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। जैसे एक शब्द होता है संवैधानिक। एक शब्द क्या है? संवैधानिक है। दूसरा शब्द होता है गैर संवैधानिक। क्या होता है? गैर संवैधानिक। इसको कहते हैं गैर संवैधानिक। और एक तीसरा शब्द होता है, उसे कहते हैं सांविधिक। इसको क्या कहते हैं? सांविधिक। तीन चीज़ें होती हैं, एक संवैधानिक होता है, एक गैर संवैधानिक होता है और एक होता है सांविधिक निकाय। मतलब एक संवैधानिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय और एक होता है सांविधिक निकाय। पहले समझते हैं कि संवैधानिक निकाय किसको कहते हैं। संवैधानिक निकाय ऐसी किसी संस्थाओं को कहा जाता है जिनका उल्लेख हमारे अपने भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया हो। ऐसे आयोग जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया हो, ऐसे आयोगों को क्या कहते हैं? संवैधानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक। जैसे वित्त आयोग, जैसे वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 280 में, तो वित्त आयोग कैसा निकाय हो गया? संवैधानिक। ऐसे ढेर सारे आयोग हैं, वो आप लास्ट में भी देखेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ पे केवल अभी इसका मतलब समझो कि संवैधानिक का मतलब क्या होता है। संवैधानिक का मतलब होता है भारतीय ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें, ऐसे आयोग जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में हुआ हो, उन्हीं को क्या कहते हैं? संवैधानिक कहते हैं। ठीक है। दूसरा शब्द होता है गैर संवैधानिक। क्या होता है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक के अंतर्गत ऐसे निकाय आते हैं, ऐसे आयोग आते हैं जिनका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं होता है। ऐसे आयोग जिनका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं होता है, उन्हें गैर संवैधानिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक कहते हैं। और एक तीसरा शब्द होता है, उसको कहते हैं सांविधिक। क्या कहते हैं? सांविधिक। सांविधिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे निकाय, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये गलती हो सकती है हम लोगों से। ऐसा कोई आयोग जिसका गठन संसद ने किया हो। किसने किया हो? संसद ने। संसद ने कोई अधिनियम बनाया हो और उस अधिनियम के तहत संसद ने उस आयोग का गठन किया हो। जैसे एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो 1993 में हुई, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत हुई। अर्थात इस आयोग की जो स्थापना हुई वो संसद ने की और संसद ने इसकी स्थापना एक अधिनियम बनाकर की है। अर्थात संसद अगर किसी आयोग का गठन किसी अधिनियम को बनाकर करती है तो ऐसे आयोग को क्या कहते हैं? सांविधिक। क्या कहते हैं? अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ एक संस्था है, उसका नाम है सेबी। क्या है? सेबी। अब सेबी का जो गठन हुआ है उसका गठन संसद ने किया है। अच्छा पहले चीज बताओ, सेबी का उल्लेख हमारे संविधान में है? नहीं है। तो सेबी का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। तो क्या सेबी संवैधानिक निकाय है? तो हम इसको लिख सकते हैं कि सेबी एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? लेकिन सेबी का गठन संसद ने किया है, अधिनियम बनाया है और उस एक विशेष अधिनियम के तहत उसे दर्जा दिया गया है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है? सांविधिक निकाय है। समझ गए? क्योंकि आगे जब हम आपको बताएंगे, हम आपसे ऐसे कहेंगे कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय भी है और एक विधिक निकाय भी है। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करें। केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, दोनों गलत। अब आप समझिएगा,
जैसे कोई सांविधिक निकाय होगा, जैसे कोई आयोग अगर संसद किसी अधिनियम के तहत अगर करती है किसी आयोग का गठन, तो वो सांविधिक निकाय तो हो सकता है, लेकिन वो संवैधानिक नहीं हो सकता है। समझ गए? संवैधानिक आप किसी आयोग को तभी कहोगे जब उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में हो। जैसे है केंद्रीय सूचना आयोग है मान लो, तो केंद्रीय सूचना आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, तो वो एक गैर संवैधानिक हो गई। लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग का गठन संसद ने किया, 2005 के अधिनियम के तहत किया। तो अगर संसद किसी आयोग का गठन अधिनियम के तहत करती है तो उसको आप क्या कहते हो? सांविधिक। तो 2 लाइनें लिखी रहेंगी, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित सही बिंदु का चयन करें। पहला ऑप्शन लिखे रहेगा केंद्रीय सूचना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। एक क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। दूसरी लाइन लिखी रहेगी कि केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तीसरी लाइन लिखी रहेगी केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। और फिर आपसे रहेगा कि सही कूट का चयन करें, केवल पहला और तीसरा सही, केवल पहला और दूसरा सही, कि 1 2 3 तीनों सही हैं, कि केवल 2 और 3 सही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? पहला और तीसरा। समझ रहे हैं? अच्छा, जैसे अब ये भी आप याद रखिए, कोई ऐसे भी आयोग हो सकते हैं जो गैर संवैधानिक भी हो सकते हैं, लेकिन उनका गठन संसद ने ना किया हो। ठीक, जैसे मैं आपसे ऐसे लिख कर दूं, नीति आयोग, ये नीति आयोग पे भी बन सकता है, योजना आयोग भी बन सकता है, आप किसी पर भी बना सकते हैं। जैसे नीति आयोग है, तो इस नीति आयोग का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में तो ये कैसा निकाय हो गया? गैर संवैधानिक। कैसा हो गया? लेकिन इस नीति आयोग का गठन संसद ने नहीं किया है, इसको संसद ने नहीं बनाया है, ये मंत्रिमंडल की सिफारिश पे बनी है, मंत्रिमंडल के एक आदेश के अनुसार बना है। तो अगर नीति आयोग का गठन संसद ने नहीं किया है बल्कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पे बनी है, तो क्या आप नीति आयोग को सांविधिक निकाय कहोगे? नहीं कहोगे। इसीलिए इसको पढ़ते हैं कि नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय के साथ साथ एक गैर विधिक निकाय भी है। एक गैर क्या है? विधिक निकाय भी है। विधिक निकाय का मतलब संसद ने बनाया हो, और गैर विधिक का मतलब संसद ने ना बनाया हो। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे समझना, क्योंकि आगे का जो चार्ट है वो इन्हीं तीनों बिंदुओं पर है। क्योंकि मैं आगे फिर पूरा नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे बोलूँगा कि क्षेत्रीय परिषद सांविधिक निकाय हैं, लेकिन वो सांविधिक निकाय हैं, लेकिन वो संवैधानिक निकाय नहीं हैं, लेकिन वो गैर संवैधानिक निकाय हैं। तो जब मैं ऐसी लाइनें बोलूँगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 3 तरह के होते हैं, संवैधानिक जिसका उल्लेख संविधान में हो, गैर संवैधानिक जिसका उल्लेख संविधान में ना हो, ऐसे आयोग जिनका उल्लेख संविधान में तो ना हो, लेकिन यदि उसका गठन संसद ने एक अधिनियम बनाकर किया हो तो वो कैसे होते हैं? सांविधिक होते हैं। तो ये एक प्रकार से 3 तरह के होते हैं आपके, इसको 3 चार्ट में समझते हैं। तो एक होता है संवैधानिक निकाय, एक क्या होता है? संवैधानिक निकाय। तो एक होता है संवैधानिक निकाय, क्या होता है? संवैधानिक निकाय। तो एक को कहा जाता है संवैधानिक निकाय, और एक जो दूसरा होता है इसे कहा जाता है गैर संवैधानिक निकाय। इसे क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक निकाय। तो इसको कहा जाता है गैर संवैधानिक निकाय। क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक निकाय। इसको कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय। और एक तीसरा होता है, इसको कहा जाता है सांविधिक निकाय। इसको क्या कहते हैं? सांविधिक निकाय। इसको क्या कहेंगे? सांविधिक निकाय। क्योंकि कुछ आयोग हमने इसमें भी लिख रखे हैं, आपको बुकलेट में दिए, हमने इसमें भी लिख दिए हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, बुकलेट में लिखा है इसलिए बुकलेट में मत देखना, बोर्ड में आप देखना। यहाँ समझ गए तो वो पेज अपने आप समझ में आ जाएगा। संवैधानिक निकाय का सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये ऐसे आयोग हैं जिनका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया होगा। अब इनमें से अगर हम लोग देखें तो एक आयोग मिलेगा हम लोगों को, उसका नाम है अंतर्राज्यीय परिषद। क्या नाम है? अंतर्राज्यीय परिषद। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है, और इस अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 263 में।
तो अगर किसी आयोग का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में है तो वो कैसा निकाय होता है? संवैधानिक निकाय होता है। दूसरा जो है उसका नाम है वित्त आयोग। क्या नाम है? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। किसमें है? अनुच्छेद 280 में है। तो वित्त आयोग भी हमारा अपना एक संवैधानिक निकाय बन जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम लोगों का एक बनता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग ये अनुच्छेद 315 में पड़ जाता है। तो ये भी कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। तो ये भी एक संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक हम लोगों को मिलता है राष्ट्रीय अनुसूचित। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक आयोग मिलेगा, उसका नाम है निर्वाचन आयोग। क्या नाम है? निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 है। क्या है? अनुच्छेद 324 है। फिर एक अगला बोर्ड है, उसका नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और राष्ट्रीय अनुसूचित जो जाति आयोग है ये भी संवैधानिक है। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 338 में। किसमें? अनुच्छेद 338 में। फिर एक अगला अनुच्छेद है, अगला आयोग है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। तो एक जाति आयोग है और एक क्या है? जनजाति है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 ए में है। तो ये हमारा अनुच्छेद 338 ए है। इसी क्रम में अगला अगर आयोग देखा जाए तो ये है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो एक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और ये अनुच्छेद 338 बी में है। ये और निर्वाचन आयोग ये दो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्योंकि इसमें हाल ही में बदलाव हुए हैं। इसमें हाल ही में क्या हुए हैं? बदलाव हुए हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है। हाल ही में यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त के लेकर थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, इसीलिए आगामी पेपरों में आपको भाग 15 से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। केवल चाहे आपसे इतने पूछें कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, लेकिन मिलेगा जरूर। और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। पहले ये सांविधिक निकाय हुआ करता था, फिर से संवैधानिक निकाय बनाया गया। अर्थात शुरुआती दौर में इसका उल्लेख संविधान में नहीं था, लेकिन अब इसका उल्लेख संविधान में कर दिया गया है। और किस अनुच्छेद में है? 338। तो यहाँ से 338 बी में यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं। कभी ये आयोग लिखे होते हैं, इसके सामने अनुच्छेद लिखे होते हैं, ये मिलान कराना होता है कि सही सुमेलित कीजिए। और एक दूसरा रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक है और कौन सा संवैधानिक। अगर आप ये 7 याद कर लो तो आप कोई भी पेपर देने जाओ, अगर आपसे संवैधानिक निकाय पूछा जाएगा तो इनमें से कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं भी है तो आप विकल्प से आराम से काट ले जाओगे। तो ये हमारे ऐसे आयोग हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? संवैधानिक। ये हमारे हैं गैर संवैधानिक निकाय। इनको समझिए, ये हमारे गैर संवैधानिक निकाय। इस गैर संवैधानिक निकाय में एक सबसे पहला है हमारा योजना आयोग। ये हमारा आयोग है और इसका क्या नाम है? योजना आयोग। तो एक है हमारा योजना आयोग हम लोगों का। तो हमें याद रखना कि योजना आयोग कैसा निकाय है? केवल आप चार्ट अगर ध्यान रहे तो आप चार्ट से आराम से कर लेंगे। जैसे रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है, 3 विकल्प इधर से लेंगे, एक इधर से ले लेंगे कोई। ठीक है, तो इसीलिए इधर वाले भी याद रखो और इधर वाले भी याद रखो, दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। अच्छा, योजना आयोग के बाद एक संस्था है, उसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या नाम है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो राष्ट्रीय विकास जो परिषद है, जैसे ये योजना आयोग है, ये बनी है 1950 में। कब बनी है? 1950 में। राष्ट्रीय विकास परिषद बना है 1952 में। कब बना है? 1952 में। और जो तीसरा है उसका नाम है नीति आयोग। या मैं क्रम से ही बता दूं तो अगला है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1964 में हुई है। अब ये याद रखना, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सांविधिक भी है लेकिन गैर संवैधानिक भी है, इसलिए क्योंकि इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है,
इसलिए ये गैर संवैधानिक है। और सांविधिक इसलिए कहते हैं क्योंकि संसद ने एक अधिनियम बना के किया, इसलिए इसको हम संवैधानिक कह सकते हैं। मतलब इसमें 2 लाइनें लिखी हो, जैसे योजना आयोग में 2 लाइनें लिखी होंगी। नंबर 1, योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, हाँ है। नंबर 2, योजना आयोग गैर सांविधिक निकाय है, हाँ है, क्योंकि इसका गठन संसद ने, तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के बाद अगर देखा जाए, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, और केंद्रीय सूचना आयोग आया था 2005। देखो पेपर में ये डायरेक्ट भी प्रश्न बनते हैं इनसे, ठीक है, वन लाइनर जिसको आप बोल देते हो, केंद्रीय सूचना आयोग, और ये कब आया था? 2005 में। ऐसे ही करके अगला आयोग है और इसका नाम है लोकपाल, लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त ये आया है 2013। इसको अगर हम वहाँ बैठाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप याद रखो गैर संवैधानिक ये भी है। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त जो अधिनियम आया ये कब आया है? 2013 में आया है। बाकी हर राज्य अलग अलग शुरू किया है, उसका मामला क्या है, अलग है। अगला पॉइंट ये, इसीलिए मैंने लाइन केवल लोकपाल पे लगा रखी है 2013 की, मैंने इस पूरी लाइन पे नहीं लगाया है 2013, क्योंकि लोकायुक्त का मामला अलग था। इसके अलावा एक नीति आयोग है। ये हम लोग पढ़ते हैं कि नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। तो अगर योजना आयोग गैर संवैधानिक था तो नीति आयोग भी है। और नीति आयोग का जो मामला आया वो मामला आया 2015 में। कब आया है? 2015 में आया है, ठीक है। तो ये नीति आयोग हो गया। ये हमारे आयोग ऐसे आयोग है। और एक है क्षेत्रीय परिषद। क्या है? क्षेत्रीय परिषद। ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। तो क्षेत्रीय परिषदें भी गैर संवैधानिक निकाय हैं, अर्थात इनका भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो ये गैर संवैधानिक निकाय हैं। इस गैर संवैधानिक निकाय में कुछ सांविधिक निकाय हैं। कुछ क्या है? सांविधिक निकाय हैं। जैसे लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। जैसे लोकपाल का जो गठन किया गया वो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत किया गया। तो ये कैसा बन गया? सांविधिक। कैसा हो गया? सांविधिक। जैसे आ गया केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग ये हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि जब कूट में देते हैं ना दोनों शब्द तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो केंद्रीय सूचना आयोग गैर संवैधानिक भी है, लेकिन गैर संवैधानिक के साथ, लेकिन ये संवैधानिक, ये याद रखिएगा, ये संवैधानिक नहीं है। और केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन हुआ ये 2005 के अधिनियम के तहत हुआ। 2005 में एक अधिनियम आया, उसी अधिनियम के तहत हुआ। एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक ये भी आयोग है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 के अधिनियम के तहत हुआ। तो ये सांविधिक है। कैसा है? आप ऐसे याद रखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय एक बाल महिला आयोग करके कुछ है। मतलब जितने भी राष्ट्रीय हैं सब आपके सांविधिक हैं, अधिकांश। क्या है? अधिकांश। जैसे क्षेत्रीय परिषद, जैसे क्षेत्रीय परिषद हैं तो संसद ने इनका भी जो गठन किया एक अधिनियम बनाकर किया। इनका गठन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत हुआ। तो 1956 के अधिनियम के तहत इनका गठन हुआ। तो ये भी कैसे हो गए? सांविधिक। कैसे हो गए? सांविधिक हो गए। इसके अलावा अगर आपको देखें, जैसे इधर पढ़ा केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, तो ये भी कैसा है? सांविधिक निकाय है। कैसा है? सांविधिक निकाय है। और सूचना आयोग बता ही दिया, सत्कर्ता आयोग हो गया। बाकी आप कुछ भी लिख लो, जैसे लिख दे हम राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भी बना 1993 में, ये भी सांविधिक निकाय है।
जैसे हम कह दें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, और ये भी आया है 1993 में। तो कभी तो पेपर में इनकी स्थापना भी पूछ लेते हैं, कौन सा आयोग कब बना, ये भी पेपर में क्रम लगाने के लिए आता है, तो उसको भी आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे मैं आपको एक ऐसे प्रश्न लिख कर दूँ, जैसे मैं आपको प्रश्न लिख कर दूँ कि केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। मैं पहली लाइन ये बोल दूं कि केंद्रीय सूचना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। एक क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। पहली लाइन में ये बोल दूं। दूसरी लाइन में ये बोल दूं कि केंद्रीय सूचना आयोग एक गैर विधिक निकाय है। एक गैर क्या है? विधिक निकाय है। मैं ये दो लाइनें लिख दूं और फिर मैं नीचे दूं कि इससे संबंधित सही कूट का चयन करें। ए ऑप्शन केवल पहला सही, बी ऑप्शन केवल दूसरा सही, सी ऑप्शन एक से अधिक सही, और डी ऑप्शन ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही। तो क्या होगा? केवल पहला। अब आप देखो आपका आंसर सही है कि गलत। भाई केंद्रीय सूचना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, हाँ है, इस लिस्ट में लिखा है। फिर लिखा है कि ये गैर विधिक निकाय है, तो ये गैर विधिक निकाय बल्कि कैसा है? गैर विधिक उसको कहते हैं जिसका गठन संसद नहीं करती है, उसी को गैर विधिक कहते हैं। जैसे इसी प्रश्न को हम बदल दें और हम आपसे चाहे नीति आयोग को दे दें चाहे योजना आयोग को दे दें, क्योंकि दोनों में से किसी का भी आएगा तो आंसर वही होगा। इसमें पहले लाइन लिखूं मैं कि नीति आयोग जो है ये एक गैर विधिक निकाय है। ये एक गैर क्या है? विधिक निकाय है। मैंने पहली लाइन ये दे दी। फिर मैं दूसरी लाइन दे दूं कि जो नीति आयोग है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। एक गैर क्या है? संवैधानिक निकाय है। और क्वेश्चन दें कि सही कूट का चयन करो, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, एक से अधिक सही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक सही। अब एक से अधिक का मतलब हुआ कि ये भी सही और ये भी सही है, इसलिए एक से अधिक सही हो गया। तो भाई गैर विधिक निकाय है ये, इसलिए क्योंकि नीति आयोग का गठन संसद ने नहीं किया है। ठीक है, ये आयोग हैं, इन्हीं आयोगों के बारे में जानना है, इनके बारे में पढ़ना है। तो सब आयोग के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। पहली चीज़, जिसमें कुछ अलग चीज़ें हों उसको पढ़ा जाता है, फिर सबका नहीं पढ़ा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखा। जैसे अगर आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पढ़ लिए हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सबका सेम चलता है, मामला सबका सेम चलता है। थोड़ा सा अंतर है केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के बीच में, थोड़ा सा अंतर है, बाकी मामला वैसे ही है। जैसे अगर आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ लिए तो जनजाति आयोग पढ़ने की ज़रूरत तो ना, तो फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ने की ज़रूरत है। एक पढ़ो तो तीनों अपने आप समझ जाते हैं। हाँ, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो ये चारों चीज़ें हमारे यहाँ क्या हैं? अलग हैं, और उसको अलग अलग रूप में देखना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हमने आपको बताना शुरू किया संवैधानिक कुछ महत्वपूर्ण आयोग। सबसे पहले बताया कि संवैधानिक निकाय होता है और एक गैर संवैधानिक होता है और एक सांविधिक होता है। संवैधानिक उसको कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में हो, गैर संवैधानिक उसको कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में ना हो, सांविधिक उसे कहते हैं जिसका गठन संसद ने एक अधिनियम बनाकर किया हो। देश में कुछ संवैधानिक निकाय हैं: अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, निर्वाचन आयोग 324, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 भी। क्या है? 338 भी। गैर संवैधानिक निकाय में योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है, इसकी स्थापना 1964, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, योजना आयोग 1950 और केंद्रीय सूचना आयोग 2005। जो लोकपाल एवं लोकायुक्त है ये भी क्या है? गैर संवैधानिक। इसको ना गलत कर दोगे थोड़ा सा मामला,
केवल आप अभी इतना याद रखो कि लोकपाल एवं लोकायुक्त भी क्या है, गैर संवैधानिक, और नीति आयोग भी क्या है, गैर संवैधानिक, और क्षेत्रीय परिषदें भी क्या हैं, गैर संवैधानिक। जैसे आपको प्रश्न ऐसे दें कि निम्नलिखित में से गैर संवैधानिक संस्थाओं का सही क्रम व्यवस्थित करें, उसमें दे दें आपको नीति आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषदें या राष्ट्रीय विकास परिषद दे दें, तो ये प्रश्न ऐसे भी आता है। और आजकल पेपरों में प्रश्न पूछने का तरीका यही है, रट्टाफिकेशन, वन लाइनर खत्म हो गया है, तो अब वन लाइनर से काम नहीं चलता है। अब अगर आपको सब्जेक्ट पे अच्छे से समझ नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को हिला नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है पेट की परीक्षा। अभी हाल ही में पेट का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछ रहे गांधी जी ने लंगोटी कब पहनी थी, क्वेश्चन पूछा गया था भाई। अब किसी को लगता था कि हमको गांधी जी एकदम तैयार है, एकदम तैयार है। अब पूछ ले गांधी जी लंगोटी कब पहनते हैं। अब पूछा गया है गांधी जी का, वो कहा एक तरह से सारे नेताओं को याद कर डालें, उस समय जितने भी नेता हुआ करते थे। तो कारण देखो आप, वो पूछा क्यों गया है। और फिर ऐसे क्वेश्चनों के पीछे ताकत नहीं लगाते हैं, नहीं आता तुरंत क्रॉस लगाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको पेपर हॉल में आपकी नानी याद दिलाएंगे, तो उनसे कह दो हमको नानी को याद नहीं करना, मामा को याद करना है, गोला मारो आगे बढ़ जाओ। और या तो अगर तुमने समझ रखा है तो विकल्प इस हिसाब से तुमको दिएंगे कि तुम आराम से काट ले जाओगे और आंसर कर ले जाओगे। तो उनको सम्मान नहीं बनाना चाहिए कि नहीं हम करेंगे नहीं तो अरे गांधी एकदम तैयार था, हमको नींद नहीं आएगी कि मेरा गांधी तैयार था कैसे छूट गया। अब ये नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए तुम 25 बुक पढ़ डालो, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तुम ये मांग चलो कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि पेपर में सब नहीं करना है। आपका अगर पुलिस का भी पेपर है 150 क्वेश्चन है तो 150 नहीं करने हैं, 130 सही हो जाए यह बहुत है। तो 20 में वह लंगोटी वाला मामला आएगा। इस तरह आरओ का भी है, 140 में 140 नहीं करने, खाली 100 सही करने हैं, 40 छोड़ने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ देने हैं। तो बारी बारी से आयोग को देख लेंगे, ठीक है। चलो देखा जाए इनके बारे में। लिखा हुआ जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपके पास पेपर सेट में है। पेपर सेट जिनके पास नहीं पहुंचा है अभी नए साल के शुभ अवसर पर वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक। तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अब आगे देखते हैं कि आयोग को समझा दें केवल आपको हम, क्योंकि मेन मामला है समझाने वाला। मेन मामला क्या है, समझाने वाला। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं संवैधानिक निकाय समझाऊंगा, और ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि अगर संवैधानिक निकाय का एक भी बिंदु छूटा तो यूपीपी और आरओ का सुरक्षा चक्र टूटा। सावधानी हटी पूरी सब्जी बटी, दुर्घटना नहीं पूरी सब्जी बटी। तो आप समझिए इसको चार्ट से। तो देखते हैं संवैधानिक निकाय में सबसे पहले हम आपको बताएंगे अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। किसके बारे में, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की। किसकी, अंतर्राज्यीय परिषद की। सबसे पहला पॉइंट, इस अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 263। तो संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक, क्या है, संवैधानिक। तो अंतर्राज्यीय परिषद कैसी संस्था है, संवैधानिक है। दूसरा पॉइंट, इस अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन करता है वो करता है हमारे देश का, वहां लिखा रहेगा आपसे ऐसे कि अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है, और वहां लिखा रहेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संसद करती है। तो ये लाइन क्या है, गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संसद नहीं करती, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में, 263। और इस अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन का मतलब हुआ कि जैसे ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा तुरंत वो इस विभाग का क्या बन जाएगा, अध्यक्ष। उसे अलग से इसके लिए वरीयता नहीं लेनी पड़ेगी कि नहीं हम प्रधानमंत्री बन गए हैं
लो भैया कहाँ कहाँ बैठे हम बैठ जाए ना। जैसे अगर किसी लड़के की शादी हुई किसी लड़की के साथ, तो जैसे ही वो लड़का किसी लड़की का पति बना, ऑटोमेटिक दूसरे का जीजू बन जाता है। तो जीजू पदेन अध्यक्ष पद है। जीजू जो पद है वो पदेन पद है भाई, समझिए। कभी ये नहीं हुआ कि नहीं कोई लड़का किसी चिंटू बिटाना के पति बने हो और फिर वहाँ पर राम दुलारी बैठी रही हुए और कहा कि नहीं अब इनके जीजू बनना है, लो भैया रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है। ऐसा तो होता नहीं है। तो याद रखो जीजू कैसा पद है, पदेन पद है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए। अब यह समझ गए पदेन का मतलब क्या होता है। तीसरी चीज आप समझिए यहाँ पे, इस अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ दोस्त, इसकी जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना होती है 1990 में। सोचो संविधान में उल्लेखित था, और संविधान कब लागू हुआ, 1950। और संविधान लागू होने के कितने वर्षों बाद, 40 वर्षों बाद इसकी स्थापना की गई। पेपर की ये लाइन होती है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान लागू होने के 40 वर्षों बाद की गई है। तो वो कौन सा है। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1990। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय प्रधानमंत्री के रूप में पाए जाते थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। तो वीपी सिंह उस समय हमारे देश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। फिर अगली चीज ये कि अब ये करत का है, खाली इतना बता दियो बस, काम का करत है। ये कौन है, इसका नाम क्या, तू आया कहाँ से, समझ रहे हो। वैसे ही इसका काम क्या है। तो इसका काम है केंद्र एवं राज्य के मध्य, किसके मध्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य विवादों का निपटारा करना। ऐसा जान चल बुकलेट में लिखा हो निपटारा करना, नहीं मिले, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं लियो। तो अब आप याद रखिएगा कि इसका काम होता है केंद्र एवं राज्य के मध्य विवादों का क्या करना, निपटारा करना। केंद्र एवं राज्य के मध्य विवादों का निपटारा करना। कौन निपटारा करेगा, अंतर्राज्यीय, खत्म, अंतर्राज्यीय परिषद खत्म। आगे आओ। दूसरा आयोग है, उसका नाम है वित्त आयोग। इसका क्या नाम है, वित्त आयोग। तो दूसरा आयोग है उसका नाम है वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो उल्लेख भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में है वह अनुच्छेद 200, तो संवैधानिक है कि नहीं है, संवैधानिक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये जो वित्त आयोग है, प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया हमारे यहाँ, वो गठन किया गया 1951 में। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया, 1951 में। कब किया गया, 1951 में। दूसरी चीज, इस वित्त आयोग का जो गठन करता है वो पतियों का पति, कौन पति, तो आज याद रखिएगा कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दूसरी चीज, ये जो वित्त आयोग होता है दोस्तों, इस वित्त आयोग में कुल सदस्य, कै सदस्य, कुल सदस्य होते हैं फेयर एंड लवली का छोटा पैक 5 रुपये। 10 का लाख है, कब खरीदे हो, कब खरीदे हो रहा है। आओ आओ दियो भाई, हम कबो लीना रहा है, 5 का रहा है। अब लड़का ज़्यादा क्रीम व्रीम तो लगावत नहीं ना, उनका पता है कि मुँह खरिंजा है, चाहे जब लगावा रही वही तरह। और लड़कियों का मामला ये रहता है कि पुरानी से पुरानी बिल्डिंग को भी नई बिल्डिंग, समझ रहे हैं, चाहे पीओपी लियो, मैट लग रहा है तो वो अलग अलग होता है। आओ भागो, नहीं कुछ लड़कियों को लगेगा कि ये तो हमारे मेकअप की क्या है, तौहीन है। आओ भागो। तभी आप देखिए कि मतलब अलग अलग मामला होता है। जैसे लड़कियां किसी चीज़ को खाती भी हैं और खाने के बाद अगर वो ओट पोंछती हैं, बहुत लगता है कि हाँ सफाई से पोछा जा रहा है। जैसे इसे पोछा तो बड़ा गंदा है। जैसे मान लो ये हैबिट है, जैसे मान लो कुछ खाएं तो
अभी थोड़ी अभी तो आते और लड़कन का पता है मुँह खरिंजा आ जाए खाएं और लागा थे कि इनके ओठ ना इनके दीवार है क्या है दीवार है तो वो लागा करा थे इनका। तो याद रखिएगा इसमें कुल कितने लोग 5 लोग कितने लोग 5 लोग होते हैं। ये पीसीएस में आया था ठीक उसमें लिखा था कि इनकी कुल संख्या 6 होती है तो 6 नहीं होती। बाकी आपसे कुछ नहीं मतलब केवल आप इतना याद रखो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये जो अध्यक्ष होता है इसकी जो नियुक्ति होती है जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको समझ जाना चाहिए कि वित्त आयोग का जैसे लिखा ना गठन कौन करता है इसका मतलब इसके अध्यक्ष सदस्य सबकी नियुक्ति इसका काम देख लो केवल बस इसका कार्य होता है केंद्र एवं राज्य के मध्य किसके मध्य केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना ठीक है। तो केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा वित्त आयोग करता है। कौन करता है वित्त आयोग। तो केंद्र एवं राज्य के बीच करों का बंटवारा वित्त आयोग करता है। किस अनुच्छेद में है 280 में। और पहला वित्त आयोग 1951 में और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी कौन थे केसी। वर्तमान में चल रहा है 15वां वित्त आयोग कौन सा देखो जैसे कुछ पॉइंट मैंने नहीं लिखे होंगे तो पीछे आपका पन्ना एक सादा होगा या पेज कहीं सादा होगा जो लाइन एक्स्ट्रा बोलते जाएं उसको उसमें कवर करते जाओ। जिन लोगों के पास नहीं होगा पन्ना कॉपी लेकर आए होंगे गलती से तो कॉपी में भी लिख सकते हैं कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें चल रही हैं और इसके अध्यक्ष कौन है एनके सिंह और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी कौन है केसी नियोगी। आओ आगे आओ। अगला है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग त्रिपाठी लो 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 जल्दी लो। निकालो निकालो ला दे। अच्छा ठीक है बताइए आप। हाँ कैपेसिटी है भैया दूर आप निकाल नहीं पाएंगे। संघ लोक सेवा जो आयोग है इसका जो अध्यक्ष होता है याद रखो ये अध्यक्ष लिखा ठीक इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है ठीक ये याद रखो नहीं तुम अध्यक्ष के आगे राष्ट्रपति लिख दो गड़बड़ हो जाए। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष अधिकतम आयु तो अधिकतम आयु याद रखो अगर इनको अपना त्यागपत्र देना हो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना हो तो किसको देंगे राष्ट्रपति को देंगे ठीक है इतना आप याद रखो। और एक लाइन ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं इसमें सब कुछ याद रखो राष्ट्रपति क्या याद रखो राष्ट्रपति। इसी में नहीं तुमको जितने आयोग मिलें इसको मतलब ऐसे ही पढ़ा जाता तुमको जितने आयोग मिलेंगे अब आगे ठीक है उनका जो अध्यक्ष होगा उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं हटाएगा ठीक है। तो उसमें कुछ शर्तें भी होती हैं उसमें ब्रैकेट में हमने लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके हटाने की प्रक्रिया की क्या कर सकता है जांच कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच में देखा कि राष्ट्रपति ने मनमाने तरीके से हटाया है
तो फिर राष्ट्रपति के उस फैसले को न्यायालय रद्द कर सकती है। ठीक है, ये संघ लोक सेवा आयोग हो गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। देखो तुमको हम ही बताने के चक्कर में भी बता दिए। इसकी जो नियुक्ति होता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के बाद देखो एक होता है केंद्रीय, केंद्र नहीं है, अनुसूचित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये है सबसे पहला पॉइंट। ये एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 338 में। ध्यान से समझना मामला आगे, क्योंकि लिखा पहले से ही है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, मतलब इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, बाकी 3 सदस्य होते हैं। मतलब इसमें होते हैं कुल 5 लोग, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? मतलब इसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करेगा? तो चाहे इसको हर बार लिखो और चाहे इसको याद रखो कि केंद्र के जितने भी बड़े आयोग हैं, जैसे आपको मैंने मान लो नहीं बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लेकिन कौन करेगा? मतलब ये क्लियर है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई आयोग है तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति अधिकांश राष्ट्रपति ही करता है। ये जो आयोग है, ये आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इस आयोग का काम होता है अनुसूचित जाति के जो वर्ग होते हैं उनके हितों को ध्यान में रखना। जैसे मान लो कि सरकार कोई बिल लाने वाली है, सरकार का मानना है कि इस बिल में एससी वर्ग के लोगों के लिए क्या प्रावधान कर दिया जाए। इनके ऐसा तो नहीं है कि इस बिल के लागू होने से इस वर्ग के हित आपस में टकराएंगे, उनका कोई नुकसान होगा। तो सरकार ये इनसे पूछती है, सर जी आप बताइए क्या कर दें इसमें। ये लोग सिफारिश देते हैं अपनी कि सर इसमें ऐसा ऐसा है, आप ऐसा कर दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। अगर देश में एससी वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय होता है तो पैरवी सरकार की तरफ से कौन करता है? जाति आयोग। इस मुद्दे को कोर्ट तक कौन ले जाता है? जाति आयोग। अच्छा, इनके पास दीवानी न्यायालय जैसे अधिकार होते हैं। ये किसी के भी खिलाफ समन जारी कर सकते हैं, ये किसी भी सरकारी कार्यालय से किसी भी प्रकार का कोई कागज़ मंगवा सकते हैं सबूत के तौर पर। तो अधिकार होता है इनके पास। मान लो सरकार ने कोई भर्ती निकाली और उस भर्ती में एससी वर्ग के लोगों को आरक्षण सही तरीके से नहीं दिया जैसे संविधान में देना चाहिए, तो इस बात की पैरवी कौन करेगा? ये आयोग करेगा कि सरकार ने जो ये भर्ती की है इसमें एससी वर्ग के आरक्षण को हित में ध्यान नहीं रखा गया, इस पे सरकार ध्यान दे। ये लोग, इनका यही काम होता है। तो इनके बारे में याद रखो, 338 से रिपोर्ट राष्ट्रपति देगा। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को हटाना हो, अच्छा इनकी सेवा शर्तें, इनका कार्यकाल सब राष्ट्रपति तय करता है, ये याद रखिएगा। कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। नियमानुसार इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 3 वर्ष होता है। बाकी 3 लिखा नहीं जाता है, ऐसे याद रखते हैं कि इनकी जो भी सेवा शर्तें होती हैं, इनकी जो भी सेवा शर्तें होती हैं, ये सेवा शर्तें कौन तय करता है? राष्ट्रपति। और इसको ऐसे याद रखो, इन्हीं में नहीं सब में राष्ट्रपति तय करता है। जितने भी आयोग हैं सबके अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तें कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, इसका मामला ये है। जो आपने इधर पढ़ा वही आप अनुच्छेद 338 बी में पढ़ोगे। जो कुछ इधर है केवल नाम बदल जाएगा, बस इसका नाम हो जाएगा जनजाति आयोग और कोई मतलब नहीं है। 338 ए, केवल इतना अंतर है बस। 338 जाति आयोग है, 338 ए जनजाति आयोग, और कुछ भी अंतर नहीं। मतलब इतना है कि ये एससी वर्ग के लिए काम करेंगे और ये एसटी वर्ग के लिए काम करेंगे। बाकी हम आपसे पूछें अगर कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार, लेकिन जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्य की सेवा शर्तें, ये लोग अपनी रिपोर्ट, ये लोग अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को।
समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? तो क्या इसको लिखा जाएगी, ये आप समझ जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। और आगे जो आयोग है उस आयोग का नाम है निर्वाचन आयोग। कौन सा है? निर्वाचन आयोग। सबसे पहला पॉइंट, इस निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में, उस अनुच्छेद का नाम अनुच्छेद 324। किस अनुच्छेद में है? 324 में है। तो संवैधानिक हुआ। और हमारे यहाँ इस निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ वो हुआ 25 जनवरी 1950 को। तो निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। पहले निर्वाचन आयोग बनेगा कि पहले वित्त आयोग आएगा? पहले निर्वाचन आयोग। यही का देख के ना बताओ, बोर्ड देख के कि नहीं पहले तुम वित्त आयोग लिखे हो है। तो देखो ये 51 लिखा है और ये क्या लिखा है? तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को, इसीलिए क्योंकि 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। अच्छा, दूसरी चीज याद रखिएगा, इस निर्वाचन आयोग को कहा जाता है कि ये एक त्रिस्तरीय निकाय है। इनके खिया कै तस्तरीय हैं? तस्तरीय नहीं है, अस्तरीय है। तो कै स्तरीय है? 3 है। मतलब इनके यहाँ कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं। और ये जो 3 हैं इनमें से एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। एक को क्या कहते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। ये होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। बचे कितने? 2। कितने बचे? 2। 2 नहीं बोला जाता है, 2 बोला जाता है। तो कै बचे? 2 बचे। अब लगा सही, 2 बोली हो तो अपनापन लागी, और 2 बोलो तो लग रहा है कि पीओपी लगा के बोल रहे हो है। 2 बोलो तो लागी कि हाँ विभाग अपन ठीक ठाक है, जैसे हम हैं वैसे तुमहू है, और तुमहू को लागी जैसे हम हैं वैसे यो है, तो मामला बैलेंस कर रही है। तो कै तस्तरी है इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त। बचे कितने? 2 हाथी अन्य निर्वाचन आयुक्त। कुछ जने का प्रैक्टिस में लावे पड़ी बोले खातिर, इतना आसान नहीं है 2 बोलना, समझ रहे हो? रूह कांप जात है। फिर तुमका झटके में बोला, झटके आदत नहीं पड़ी, वो 2 बोली, पहले 2 बदले के पड़त है, समझ गए? अन्य निर्वाचन आयुक्त तो 2, मुख्य चुनाव। बदलाव क्या हुआ है हाल ही में, इसको याद रखो। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते थे, अभी तक इनका जो पद हुआ करता था वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हुआ करता था, ठीक है। हाल ही में 2023 में, इसी 2023 में लास्ट में, इसी नवंबर दिसंबर 2023 के दौरान क्या हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और ये अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनका जो पद है वो कैबिनेट सचिव के समान कर दिया गया है। किसके समान? कैबिनेट सचिव के समान। और पहले किसके समान था? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। अब किसके समान है? कैबिनेट सचिव के समान। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य निर्वाचन नियुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बाकी जब ये भाग आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। अभी आपको समझना है कि इनका पद किसके समान है और इस निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है। भाई इसका कार्य देख लो, यही सबसे मेन है। तो इसका काम है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का ये क्या कराती है? चुनाव कराती है। केवल इतने याद रखो, इसमें जिनका नहीं लिखा है उनका चुनाव ये नहीं कराती है। जैसे आए कि निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग किसके चुनाव संपन्न नहीं कराती है। ए ऑप्शन लिखा रहे मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन लिखा रहे उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन लिखा रहे राज्यसभा और डी ऑप्शन लिखा रहे इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री में आप फंस जाएंगे। मैंने यहाँ प्रधानमंत्री लिखा तो प्रधानमंत्री के पद का चुनाव नहीं होता है, पहली चीज याद रखिए, है ना। प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति होती है। तो याद रखो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद का चुनाव नहीं होता है, उनकी नियुक्ति होती है। तो ये किसके चुनाव नहीं कराता है? मुख्यमंत्री के नहीं कराएगा, प्रधानमंत्री के नहीं कराएगा, नगर पालिका के नहीं कराएगा और पंचायतों के नहीं कराएगा। या सीधा तुम पंचायत और नगर पालिका याद रखो,
क्योंकि जब भी इनसे पूछेंगे किसके चुनाव ये संपन्न नहीं कराता है, तो विकल्प में या तो पंचायत रहता है या तो नगर पालिका रहता है। समझ गए हैं, ये इनका काम है। अब एक आयोग जो बचा है लास्ट, उसको देखें तो उस आयोग का नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करता है। जो ओबीसी वर्ग है ये उनके लिए काम करता है। ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी स्थापना जो हुई थी पहले, ये स्थापना हुई थी 1993 में, और 1993 में इसे संसद ने बनाया था। अर्थात शुरुआती दौर में ये एक सांविधिक निकाय था। कैसा निकाय था? सांविधिक निकाय था। लेकिन हाल ही में हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में एक 102वां संविधान संशोधन क्या किया गया? अधिनियम किया गया। किस नंबर का? 102। और इसके तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 बी। 338 बी, और इसी 338 बी में उल्लेख किसका कर दिया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कैसा आयोग हो गया है? संवैधानिक। कैसा हो गया है? संवैधानिक। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ अच्छा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? अध्यक्ष को पद से हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। सब कुछ, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, मामला वही सब चलता है। बस क्षेत्र अलग अलग हैं। ये एससी वर्ग के लिए हैं, ये एसटी वर्ग के लिए हैं, और ये ओबीसी वर्ग के लिए हैं। तो ये जितने आयोग थे हमारे, ये कैसे थे? संवैधानिक। कैसे थे? संवैधानिक। तो फिर एक बार देखो, एक अंतर्राज्यीय परिषद बताया। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। इसका गठन राष्ट्रपति करता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई। उस समय देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। इसका कार्य केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निपटारा करना। वित्त आयोग, ये अनुच्छेद 280 में है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951, और इसका गठन राष्ट्रपति। इसमें कुल सदस्य, अगर 5 में एक क्या होगा तो कै बचे? तो एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य? गलत मत करिएगा ना। और इसका काम है केंद्र और राज्य के मध्य करों का। एक होता है संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल और अधिकतम आयु 65 वर्ष। ये अपना त्यागपत्र और ये अपनी रिपोर्ट। फिर एक होता है अनुसूचित, किस अनुच्छेद में? 338। ये अपनी रिपोर्ट, अध्यक्ष की सेवा शर्तें, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनको हटाएगा, लेकिन जांच कर सकता है। एक है अनुच्छेद 338 ए। तो 338 ए जो जोड़ा गया है, ये है 89 संविधान संशोधन 2003। तो इस 89वें संविधान संशोधन द्वारा 338 ए जोड़ा गया है, जिसमें उल्लेख है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। और ये भी एक संवैधानिक निकाय हो गया, सब चीज़ें ऊपर वाली ही हैं। निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख अनुच्छेद 324। इसका गठन 25 जनवरी 1950। ये कैसा है? त्रिस्तरीय निकाय, जिसमें लोग होते हैं 3। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, बचे कै? 2 बचे। कै बचे? 2 बचे। और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समान कर दिया गया है? कैबिनेट सचिव के समान। इसका काम है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव कराना। नगर पालिका के चुनाव कराएगी? कहो ना बाबा ना। नगर पालिका के चुनाव कराएगी? पंचायतों के? ना बाबा। प्रधानमंत्री के? ना बाबा। कुछ ने जड़ान में तो खाली नहीं बोलत हुई हैं, खूब बहले हुआ तक का ना बाबा ना तक का। ठंडी लागत ऐसे बोल रहे हैं, यह का कमा, बैठे हैं यह का कमा। जय वाले नया साल आया, आज बर्बाद करे दे रहे हैं पढ़ाए हमका। बढ़िया कहूँ घूमी तो ही आज। आओ आज मेहनत कर लो, फिर घूमना ही है, खत्म।